भारत का संविधान प्रारंभ ही होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, हम भारत के लोग। और ये अपने आप में धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, बंधुत्व का पर्याय है कि भारत में संविधान सभा बनाने की सर्वप्रथम एक्सेप्टेंस जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, वो किसके द्वारा की? भारत के संविधान बनाने में वह कौन सा कार्य था या आर्टिकल पे बात होनी थी जिसपे संविधान सभा में चर्चा ही नहीं हुई? स्वागत है आप सभी का एग्जाम 30 के प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम ROARO 2023 का जो अभी नोटिफिकेशन आना बाकी है, लेकिन हम जानते हैं कि 1-2 महीने के दरमियान ही ROARO का पेपर की नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकती है। उसी के उपलक्ष्य में हमने ये प्रयास किया है एग्ज़ाम 30 की टीम ने कि एक अलग मॉक टेस्ट की सीरीज़ चलाई जाए जो आपके लिए एग्ज़ामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल हो सके। तो अब तक इसका पार्ट 1 आ चुका है और पार्ट 2 ये आप देखने जा रहे हैं, जिसमें फुल जीएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन प्रैक्टिस सेट करने का मतलब ये नहीं होता है कि ओनली 1 क्वेश्चन आप देख रहे हो, बल्कि अगर प्रैक्टिस सेट आप किसी भी जगह पे करें, या हार्ड कॉपी हो या सॉफ्ट कॉपी हो, ये आप प्रयास करें कि उसके एक क्वेश्चन से और कितने क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं और कितने अन्य ऑप्शनों से आप प्रश्न बना पा रहे हैं, और उसके ऑप्शन खुद क्रिएट करके उसके आंसर तलाश करिए। अगर इतना काम आप करेंगे देन आपका मॉक टेस्ट लगाना सफल होगा, क्योंकि मॉक टेस्ट का ध्येय होता है समय को पहचानना, समय के तहत रहते हुए क्वेश्चन को डील करना, और उसके तहत ये पता लगाना कि आपका कौन सा पोर्शन मजबूत है और कौन सा वीक। अगर इतना एनालिसिस आप एक मॉक टेस्ट को लगाते वक्त कर रहे हैं तो आप सही डायरेक्शन में हैं। तो मेरा नाम रहबर नवाज है और आज के इस एपिसोड में जीएस पेपर का फुल मॉक टेस्ट सेट 2 लेकर के आया हूँ। ROARO अब होने वाला है। ये अदर यूपी SSSC, SSC, MTS, रेलवे एंड अदर एग्जामिनेशन के लिए भी महत्वपूर्ण जीएस पोर्शन का क्वेश्चन है। टॉप एमसीक्यूज द्वारा सफलता की प्राप्ति, यानी इन टॉप एमसीक्यूज से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन भी आपको मिलेंगे उसमें भी एक अलग डिस्कशन देखेंगे आप। उसके थ्रू आप क्या करेंगे, कई सारा क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। फुल जीएस बेस्ड एमसीक्यू है ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम परिषद को पहली बार के लिए बजट संबंधी मामलों पर चर्चा करने की अनुमति देता है? यानी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन जो सुधारात्मक या फिर अपने साम्राज्य को बचाने के लिए जो अधिनियम ब्रिटिश संसद से पारित करके भारत भेजे गए, भारत को शासन करने के लिए, उसके अलग अलग इम्पैक्ट पड़े। कुछ अधिनियमों के सामाजिक इम्पैक्ट थे, कुछ के आर्थिक और कुछ के राजनीतिक तथा कुछ के धार्मिक इम्पैक्ट थे। लेकिन ये जिस इम्पैक्ट की बात कर रहा है वो आर्थिक इम्पैक्ट है, और आर्थिक इम्पैक्ट पे कह रहा है कि बजट संबंधी मामलों पर पहली बार भारतीयों को बोलने का अधिकार दिया गया। यानी 1757 आफ्टर प्लासी के वॉर के बाद ये तो क्लियर हो गया कि अब कौन शासन नहीं करेगा। लेकिन 1764 के बाद, बक्सर युद्ध के बाद, ये पूरी तरह से क्लियर हो गया कि भारत पे शासन अब अंग्रेज करेंगे। इस पॉइंट को आप समझिएगा, क्योंकि 1764 के बाद 1765 का इलाहाबाद की संधि होती है, और इस इलाहाबाद की संधि में पूरा बंगाल, पूरा अवध कमजोर पड़ जाता है और अंग्रेजों के अधीन चला जाता है। ठीक है, इसीलिए एक बार यूपीएससी ने प्रश्न भी पूछा था कि क्या कारण है कि जो चाबी मद्रास में डुप्ले ने ढूंढने की कोशिश की, वो चाबी क्लाइव को बंगाल में मिला। तो ये फल
है 1757 और 1764 के बीच का, जो क्लाइव ने एक बीज लगाई और वो बीज प्रफुल्लित हुआ, पोषित हुआ और उसने बंगाल जैसा साम्राज्य अंग्रेजों को सबसे पहले प्रदान किया। तो इसमें ऑप्शन है 1853 का एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और भारतीय परिषद अधिनियम 1909। कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? तो राइट ऑप्शन इज सी राइट ऑप्शन है। लेकिन मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था एक प्रश्न को सिर्फ एक प्रश्न पे लेके मत चलिए, इसके डायमेंशन में भी जाइए। तो आप बताइए 1853 का जो चार्टर्ड अधिनियम आया है, ये सर्वप्रथम 1857 की क्रांति से पहले का एक्ट है। इसमें प्रोविजन किया गया किस सिविल सेवा के बारे में? सिविल सेवा के बारे में प्रोविजन किया गया। 20 साल के लिए और बढ़ाने की बात की गई। किसकी? राजस्व कलेक्ट करने की ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया गया कि वो अन्य रूप से अभी चाहे तो अपना कलेक्शन कर सकता है राजस्व का, लेकिन ये कभी भी समाप्त किया जा सकता है। इसकी घोषणा 1853 में हो गई। 1861 लॉर्ड कैनिंग के जमाने में, 1857 की क्रांति होने के बाद जो सबसे बड़ा एक्ट आया 1861 आया। इसी के थ्रू आज आप जो भारत के संविधान में आर्टिकल 123 और 213 देखते हैं, जिसमें 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और 213 के तहत राज्य में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, पावर ऑफ ऑर्डिनेंस। ये पावर सर्वप्रथम भारत में प्रयोग किया जाने लगा 1861 के एक्ट के द्वारा। ये वही एक्ट है जिसके थ्रू 1854 में जब लॉर्ड डलहौजी का शासन चल रहा था तो उसने शिक्षा संबंधी सुधार के लिए वुड डिस्पैच ले आया था और इस वुड डिस्पैच में विश्वविद्यालयों की स्थापना करने की बात की गई थी। तो विश्वविद्यालयों की स्थापना जो फाइनली रूप में देखने को मिलता है 1861 में देखने को मिलता है। इसी एक्ट के थ्रू 3 प्रेसिडेंसियों में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, हाई कोर्ट की। कहां कहां? मद्रास, बॉम्बे एंड कोलकाता। इन 3 जगहों पे अलग से हाई कोर्ट की स्थापना करने का प्रोविजन 1861 के एक्ट से ही देखने को मिलता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा था? ऑप्शन सी था, जिसमें बजट से संबंधी प्रावधान किए गए थे। और लास्ट ऑप्शन है 1909। भारत में 1947 15 अगस्त को विभाजन की नींव कहीं से पड़ी? तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार से। Why I am saying Marlo Minto? Because in this time Marle was the Secretary of India and Minto was the Viceroy of India. That's why this act was also known as Marle Minto Reform. और इस रिफॉर्म में जो बात की गई वो बात थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, यानी मुसलमानों को मुसलमान ही चुनेगा। ये फूट डालो राज करो की दूसरी अवस्था थी। पहली अवस्था 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा थी और दूसरी अवस्था 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के तहत मुसलमानों को हिंदुओं से अलग निर्वाचन की पद्धति देना। भारत में विभाजन की शुरुआत हो चुकी थी और इस विभाजन की शुरुआत को समर्थन मिल गया गलती से कांग्रेस पार्टी के द्वारा 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और यहीं से फिर बिलगांव की अवस्था उत्पन्न हो गई। तुम्हारा हित अलग है, हमारा हित अलग है। संप्रदायवाद और सांप्रदायिकता के 3 चरण होते हैं। पहला होता है मैं अलग धर्म का हूं, तुम अलग धर्म के हो। दूसरा होता है मेरा हित अलग है, तुम्हारा हित अलग है। और तीसरा जो सबसे खतरनाक होता है, भारत अभी दूसरी अवस्था में है कि तुम्हारा हित अलग है, तुम हिंदू हो, मैं मुसलमान हूं, तुम सिख हो, मैं ईसाई हूं, हम दोनों का हित अलग अलग है। भारत इस अवस्था में अभी है। तीसरी अवस्था जो सबसे खतरनाक होती है और किसी भी देश में गृह युद्ध पैदा कर देती है, वो अवस्था है या तो आप रहेंगे या हम रहेंगे, या तो कालीन भैया और या फिर त्रिवेदी जी। ABCD गिना आएगा कोई मुन्ना भाई और फिर कहानी खत्म, गृह युद्ध स्टार्ट। किसी भी लोकतंत्र में,
किसी एक समाज, किसी एक धर्म, किसी एक व्यवस्था, किसी एक विचार का पर्याय बनना उस मुल्क के लोकतंत्र के लिए खतरा होता है, क्योंकि लोक का मतलब होता है और लोगों में सभी प्रकार के लोग सम्मिलित होते हैं। भारत का संविधान प्रारंभ ही होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, हम भारत के लोग, और ये अपने आप में धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, बंधुत्व का पर्याय है। किसी और की आवश्यकता नहीं है एक्सप्लेनेशन की, भारत के संविधान की प्रस्तावना ही एक्सप्लेन कर देती है कि भारत धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, गणतंत्रात्मक और लोकतंत्रात्मक एक राष्ट्र है। तो यहां से 1909 से मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था। अब आप बताइए कि आप एक प्रश्न, सिर्फ एक प्रश्न रहा, यहां से लगभग 10 प्रश्न आपने अब तक कर लिए। तो ये अप्रोच रखिए आप टेस्ट सीरीज को करने का। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने कहा था कि यह बंधन का एक नया चार्टर है, यानी ये भारतीयों को बांधे रखने का, फुसलाने का एक नया चार्टर है? किसने कहा था भाई? B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये वक्तव्य था भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का। इन्होंने कहा था कि ये स्पीड ब्रेकर है, भारत को बंधन में बांधने वाला एक नया चार्टर है। ठीक है, वहीं महात्मा गांधी ने भी इस पे कुछ वक्तव्य दिए थे। इसको आप पता करिए कि आखिर 1935 के एक्ट पे महात्मा गांधी का क्या कहना था। फिर B.R. अम्बेडकर ने भारत के संविधान में एक ऐसा अनुच्छेद है जिसको भारत के संविधान की आत्मा कहा है। किसने कहा है? B.R. अम्बेडकर ने। किस आर्टिकल को कहा है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि कौन सा अनुच्छेद है। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार मतलब पार्ट 3, मौलिक अधिकार मतलब आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। तो 12 से लेकर 35 तक इनमें से कौन नहीं आता है, वही पूछ रहा है। बताइए। पहला है शिक्षा का अधिकार, दूसरा है सूचना का अधिकार, तीसरा है भाषण का अधिकार और तीसरा है जीवन का अधिकार। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, सूचना का अधिकार, क्योंकि ये बाई एक्ट है, यानी कानून बना करके लाया गया है, और बाकी बाई कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया गया था। शिक्षा का अधिकार बता सकते हैं क्या मूल संविधान में था या बाद में जोड़ा गया? ये मूल संविधान में नहीं था, इसको 86वें संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 21 क्लॉज ए में जोड़ा गया। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। ये मूल संविधान में डीपीएसपी में था, ना कि फंडामेंटल राइट में। डीपीएसपी से निकाल करके इसको फंडामेंटल राइट में भी जोड़ दिया गया 86वें संविधान संशोधन के तहत। और ये प्रिय काम किया जानते हैं किसने? बताइए, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? चलिए, ये पॉइंट भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। पहला पता करना है 86 संविधान संशोधन कब हुआ था, किसके शासन काल में हुआ था, और इससे एक काम और हुआ था जो फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है। वो क्या हुआ था ये भी पता करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सूचना का अधिकार 2005 के एक्ट के थ्रू आया। शिक्षा का अधिकार 86 में से आया। भाषण का अधिकार आर्टिकल 19 में मेंशन है। आर्टिकल 19 में क्या क्या मेंशन है? वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कोई भी समूह और संघ बनाने की स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। लेकिन व्यापार करने का मतलब ये नहीं है कि आप बम बनाने लगें और कहीं भी फोड़ दें, कहीं व्यापार करने की स्वतंत्रता है। आपकी स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार वहीं तक है जहां से दूसरे के मौलिक अधिकार और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन न होता हो। भारत का संविधान मौलिक अधिकार तो देता है, लेकिन इस बात को भी प्रतिलक्षित करता है कि तुम्हारा अधिकार अनंत नहीं है, सीमित है। इसका एग्जाम्पल आप घर से भी ले सकते हैं कि आप घर के सदस्य हो और रात में 12 बजे आए, दारू पी करके बाप को गरिया रहे हो। करो दारू पिए, हमको होश ही नहीं है, आप पिताजी हैं, कौन है, हम तो गरियाएंगे, हमको परिवार का हिस्सा है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। एक थप्पड़ मिला, सुबह में जागृत हुई आत्मा, अब पता चला कि ये पिता हैं। तो जो पिता है वो भारत का संविधान है,
वो बोलता है कि तुम इस देश में अगर रहते हो तो तुमको भी दायरे में रहना है, तुम्हारा अधिकार असीमित नहीं है, सीमा के अंदर है। अगर तुम राष्ट्र की एकता, अखंडता, विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध में अगर तुम उल्लंघन करते हो तो फिर तुम्हारे अधिकार को सीमित करने से संकोच नहीं किया जाएगा। ठीक है, जीवन जीने का अधिकार ये आर्टिकल 21 में संबंधित है। ठीक है, भारत की संविधान सभा किसकी सिफारिश पर तैयार की गई थी? यानी भारत के लिए संविधान बनाने की जो प्रोविजन थी वो कई सारे डिक्लेरेशंस आए, कई सारे कमेटियां बनी अंग्रेजों के द्वारा भारत में आई, जिसमें आपने सुना होगा अगस्त प्रस्ताव के बारे में सुना होगा, क्रिप्स मिशन, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन। तो ये सभी अलग अलग डिक्लेरेशंस आए थे, साइमन कमीशन भी आया था। तो उसमें भारत में संविधान सभा बनाने की बात जो निकल करके आई ये कई लोगों ने की, लेकिन लास्टली किसकी सिफारिश पर हुआ और सर्वप्रथम कहां हुआ? इसी ऑप्शन में एक अलग प्रश्न का उत्तर आपको दूंगा कि भारत में संविधान सभा बनाने की सर्वप्रथम एक्सेप्टेंस जो की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो किसके द्वारा की? ठीक है, तो चलिए, ये जो संविधान सभा का निर्माण हुआ है वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ। संविधान सभा का जो गठन हुआ 389 सदस्य हुए। जब चुनाव हो रहा था तो 1946 में जो कुल सीटें आवंटित की गई वो 389 थी, लेकिन जब भारत का विभाजन सुनिश्चित हो गया तो पाकिस्तान को जो सीटें अवेलेबल कराई गई थी उसको छोड़ करके कुल सीटें जो बची वो कितनी थी? 299 सीटें थी। ठीक है, इन पे बैठने वाले सदस्यों ने क्या किया? भारत के संविधान को बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में रेजोल्यूशन रखा, उद्देशिका रखी कि किस प्रकार से भारत का संविधान होना चाहिए, हम कौन सा खाका तैयार करेंगे। जैसे एक बिल्डिंग बनाने से पहले इंजीनियर से नक्शा पास कराते हैं, कहां रूम होगा, कहां किचन होगा, कहां पे ऑफिस बनेगी, कहां पे बेडरूम रखा जाएगा, कहां टॉयलेट होगी, ये सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। क्यों की जाती हैं? ताकि एक स्ट्रक्चर वे में हम काम कर सकें और वो ऐसा ना लगे कि बेड में ही बाथरूम और किचन सब घुसा हुआ है। तो एक स्ट्रक्चर बनाने की बात कि आखिर हम जो बनाने जा रहे हैं वो क्यों बनाने जा रहे हैं, किसके लिए बनाने जा रहे हैं, उससे लाभ क्या होगा और कैसा बनाना चाहिए। ये बात 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में खड़े होकर के सभी सदस्यों के सामने रखी। फिर अलग अलग कमेटियां बनाई गई, उन कमेटियों ने अपने काम किए और काम करने के बाद वापस से उसको संविधान सभा में रखा गया। लंबी डिबेट और चर्चाएं हुई और उसके बाद फाइनल संशोधन के बाद डिसीजन लेकर के उसको पारित करके एक एक आर्टिकल संविधान में शामिल किया गया। लेकिन प्रश्न मेरा आपसे यह है, भारत के संविधान बनाने में वह कौन सा कार्य था या आर्टिकल पे बात होनी थी जिस पे संविधान सभा में चर्चा ही नहीं हुई, कोई उस पे विरोध ही नहीं जताया, सभी ने एक मत एक स्वर में कहा कि सबको स्वीकार है, पारित करो पारित करो पारित करो। वो कौन सा आर्टिकल है? बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये वाला प्रश्न आपके लिए है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि वो कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद था जिस पे संविधान सभा के प्रत्येक सदस्यों ने अपना मत दिया, उस पे कोई बहस नहीं हुई। चलिए अब मैं बताता हूं कि ये कैबिनेट मिशन 1946 में आया और इसी के आधार पर क्या हुआ, भारत के संविधान सभा की गठन हुई। इसके पीछे एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है, वो कहानी भी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। भारत के जो लोकतंत्र है उसमें लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है संसद, और संसद की जो निम्न सदन है उसे कही जाती है लोकसभा, और लोकसभा में बैठने वाली प्रथम महिला स्पीकर मीरा कुमार हैं। ये मीरा कुमार किसकी बेटी हैं? ये बेटी हैं भारत के पहले श्रम मंत्री जगजीवन राम की। बाबू जगजीवन राम उनको कहा जाता था। देश में सर्वाधिक
वक्त तक मंत्रिमंडल में रहने वाला, केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहने वाला, या फिर ये कहे कि केंद्रीय सरकार में सर्वाधिक टाइम तक मंत्री रहने वालों में से पहला नाम जो आता है वो बाबू जगजीवन राम का आता है। ये श्रम मंत्री थे भारत के पहले। उनकी बेटी हैं मीरा कुमार, जो 2014 में लास्ट गवर्नमेंट बनी कांग्रेस की, तो उसमें वो लोकसभा की अध्यक्ष थे। दूसरी महिला सुमित्रा महाजन। तो जब संविधान सभा की पहली बैठक हो रही थी 9 दिसंबर 1946 को, तो बाबू जगजीवन राम अपने कुछ सदस्य दोस्तों के साथ महात्मा गांधी से मिलने गए और कहे कि बापू आप तो आ नहीं रहे हैं संविधान सभा में, हम सब आपका आशीर्वाद लेने आए हैं ताकि बेहतर संविधान बना सकें। महात्मा गांधी को गाली देने वाले बहुत हैं, और गाली वही देते हैं जिनके दिमाग की सीमा इतनी है और इतने ही में जीना चाहते हैं। बिना पढ़े लिखे समझे अगर तुम किसी एक वक्तव्य और एक स्टेटमेंट या एक पोस्ट को सही मान करके लगातार फॉरवर्ड करके बड़े जिज्ञासु बने फिर रहे हो, तो विचार करिए, अभी अपने ऊपर बहुत कुछ जानना बाकी है। ईश्वर ने इस संसार को उतना ही ज्ञान दिया है जितना चिड़िए के चोंच में पानी आ सकता है, बाकी पूरा समुद्र अपने पास रखा है। घमंड मत करिए, दुनिया बड़ी बड़ी है। महात्मा गांधी ने जगजीवन राम को एक कागज पे लिखी हुई कुछ बातें दी और कहा ये मेरा टोटका है। तो जगजीवन राम कहे कि बापू मुझे विश्वास नहीं है कि आप टोना जादू तावीज पे भी यकीन करते हैं। तो कहा हाँ, इस वाले तावीज पे मुझे बड़ा भरोसा है। तो कहा क्या है ये तावीज बापू इसमें? तो कहा कि जब भी तुम संविधान सभा में बोलने के लिए खड़े होना किसी भी मुद्दे पे, किसी भी अनुच्छेद पे, उससे पहले अपनी आंखें मूंद करके अपने स्वस्थान पे अपनी अंतरात्मा से पूछना कि जो मैं करने जा रहा हूं, जो मैं बोलने जा रहा हूं, क्या उससे इस देश की जनता जिसका पेट भी खाली है और दिमाग भी, उसे अनाज मिलेगा, उसकी भूख मिटेगी? क्या इससे भारत के आम जनमानस को स्वराज मिलेगा? क्या इससे भारत की मातृभूमि, ये भारत माता जो वर्षों से अंग्रेजों के द्वारा प्रताड़ित हुई, उसको सच्चे अर्थों में आजादी मिलेगी? क्या अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को स्वराज प्राप्त होगा? ये प्रश्न अपने आप से करना और फिर बोलना, तब देखना तुम्हारी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी और तुम सब मिलकर के एक अच्छा संविधान बनाओगे। ये कहलाता है महात्मा गांधी का टोटका। कभी भी सर्च करिएगा, मिलेगा आपको। ये महात्मा गांधी का दर्शन है। याद रखिएगा 1931 कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी ने स्पष्ट रूप से कह दिया था, गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं मर सकता। तो मैं जो प्रश्न आपसे पूछा था वो ये था कि सर्वप्रथम संविधान सभा बनाने की बात कहां से आई? तो वो आई लॉर्ड लिनलिथगो, 1940 में वायसराय था और अगस्त प्रस्ताव उसके जमाने में आया। और इस अगस्त प्रस्ताव में सर्वप्रथम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया संविधान सभा भारतीयों के द्वारा भारतीयों के लिए संविधान बनाने के लिए एक निर्वाचित सभा का गठन करने का प्रोविजन अगस्त प्रस्ताव, अगस्त ऑफर में किया गया, जो लॉर्ड लिनलिथगो के जमाने में आया। लॉर्ड वेवेल योजना भी आई 1946 में, क्रिप्स मिशन आया 1942 में, कैबिनेट मिशन आया 1946 में। वेवेल योजना आई थी लॉर्ड वेवेल के जमाने में, क्रिप्स मिशन आया था लॉर्ड लिनलिथगो के ही जमाने में, अगस्त प्रस्ताव भी उसी के जमाने में, और कैबिनेट मिशन भी आया था लॉर्ड वेवेल के जमाने में। और फिर उसके बाद कौन आए? लॉर्ड माउंटबेटन। एक और बड़ी अच्छी कहानी है, और कहानी क्या सत्यता है, भारत का बंटवारा होने वाला था। चलिए इसको कभी नेक्स्ट क्लास में सुनाऊंगा, इसको यहां रहने देता हूं। आप विचार करिएगा, ये बात जो मैं बताने जा रहा था वो बात है भारत के
महान आईसीएस अफसर, आज आईएएस अफसर आप कहते हैं, आईपीएस, उस वक्त आईसीएस अफसर कहा जाता था, इंडियन सिविल सर्विस, और आज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहा जाता है। तो उस वक्त के सबसे महान आईसीएस अफसर वीपी मेनन, सरदार पटेल और माउंटबेटन के संबंधों से रिलेटेड ये वाकया गुजरा था 1946 में। बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इस भारत को संगठित करने और जोड़ने में, और इन सब पे बड़ा योगदान था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जिन्होंने सरदार पटेल पे विश्वास किया। सबने तो वोट दे दिया था सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन जब महात्मा गांधी ने कहा कि मैं नेहरू के अंदर वो व्यक्तित्व देखता हूं जो भारत का पहला प्रधानमंत्री अगर बना तो देश के और उसकी एकता अखंडता के साथ उसके समग्र विकास पे जो काम कर सकेगा वो पंडित नेहरू हैं, तो सरदार पटेल ने पत्र में लिख करके जवाब दिया था, अगर महात्मा गांधी के लिए वो पहले प्रधानमंत्री हैं तो मेरे भी सरदार वही हैं। नेहरू को छोटा करके सरदार को बड़ा कैसे किया जा सकता है ये तो राजनीति ही जानती है, लेकिन अगर आप इन दोनों के बीच का पत्राचार पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि इन दोनों के बीच संबंध क्या थे। तो राजनीति भ्रांतियों से दूर रहें और सत्यता का पता करें, पढ़ें। अगला प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण नदी भारतीय मरुस्थल की कौन सी नदी है जो मरुस्थल में बहती है, और इसके लिए एक और चीज फेमस है, यह मरुस्थल में लुप्त भी हो जाती है कच्छ के रण में। बता सकते हैं कौन है वो नदी? है ऑप्शन ए लूनी नदी। ये अरावली श्रेणी से निकलती है। अरावली श्रेणी गुजरात से लेकर के आपका कहां तक जाती है बता सकते हैं? दलई तक जाती है ये अरावली श्रेणी, जो अब क्या है, अपने अवशिष्ट अवस्था में है, क्षीण हो चुकी है, क्षरण हो चुका है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट आबू पर्वत पे गुरु शिखर है, और इसी पे दिलवाड़ा का जैन मंदिर पाया जाता है जो जैनों का सबसे प्रमुख स्थल है। अब इतने ही से 4 क्वेश्चन कर दिया। पहला, अरावली श्रेणी किन राज्यों से होके गुजरती है? तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। फिर मैंने बताया इसकी सर्वोच्च शिखर माउंट आबू गुरु शिखर बोलते हैं इसकी सर्वोच्च चोटी को। फिर उसके बाद मैंने बताया आपको कि इसी पे दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, इसी पे लूनी नदी निकलती है और साबरमती नदी भी निकलती है इसी अरावली श्रेणी से, और इसी अरावली श्रेणी का सर्वाधिक प्रयोग होता है पत्थरों, संगमरमरों को इस्तेमाल का इन पहाड़ियों से निकाला जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद है व्यास नदी जम्मू कश्मीर में, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी का उद्गम क्षेत्र महाबलेश्वर। ठीक है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी, वहां से नर्मदा निकलती है, और भ्रंश घाटी से बहने वाली 2 नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं, और ये 2 नदियां डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती हैं, वो है नर्मदा और तापी। ऊपर है विंध्यन रेंज, बीच की भूमि धंस गई है, यहां से बहती है नर्मदा, उसके नीचे है सतपुड़ा रेंज, फिर बीच की भूमि धंस गई है और यहां से बहती है तापी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में लोनार झील है? अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में लोनार झील अवस्थित है? तो राइट ऑप्शन इज महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में स्थित है। कई बार कहा जाता है कि ये ज्वालामुखी से निर्मित झील है, कई बार कहा जाता है कि ये उल्का पिंड के गिरने से बना हुआ है। बहरहाल ये अब एक रामसर साइट है, रामसर साइट है ये। ठीक है। रामसर साइट कब आया? 1971 में। रामसर एक शहर है ईरान का, और ये रामसर शहर कैस्पियन सी के किनारे है। कैस्पियन सी के किनारे कौन कौन से देश हैं? तो वो तारिक देश हैं, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान। ये कैस्पियन सागर के किनारे के देश हैं। उसी किनारे पे ईरान का एक शहर है रामसर, जो कि आर्द्र भूमियों से संबंधित है, विटलैंड से। यहीं पे 1971 में रामसर कन्वेंशन किया गया विटलैंड को संरक्षित करने के लिए, और उसी के बाद रामसर साइट्स की घोषणा होती है। भारत में अब तक 75 रामसर साइट घोषणा की जा चुकी है। यूनाइटेड किंगडम में सर्वाधिक रामसर साइट्स पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। फिर मणिपुर में लोकटक झील पाया जाता है। कर्नाटक में भी कई सारे झीलों को रामसर साइट बनाया गया है। केरल में वेमनाड झील है। ठीक है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष थे विमेश चंद्र बनर्जी। उसके साथ इसमें दादा भाई नौरोजी 3 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी रहे हैं, एमजी रानाडे भी रहे हैं, प्रार्थना समाज से संबंधित रहे हैं एमजी रानाडे, ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था, बता सकते हैं? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था, क्योंकि इसने 9 आर्यावर्त और 12 दक्षिणावर्त के शासकों को हराया था। 9 आर्यावर्त के शासकों को हरा करके साम्राज्य में मिला लिया था और 12 दक्षिणावर्त के शासकों को, यानी दक्षिण भारत के शासकों को हराया और उनसे संधि करके कहा आप मेरे अंडर में काम करिए, आपका राज्य नहीं हड़पेंगे। जस्ट लाइक अकबर। अकबर साम्राज्य का भी विस्तार करता है और दीन यानी ईमान का, ईमान यानी मोहब्बत का भी विस्तार कर रहा है, यानी गले लगाने की प्रथा कर रहा है। यानी अगर ये कहा जाए कि मध्यकालीन भारत का समुद्रगुप्त अकबर है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ठीक है। तो समुद्रगुप्त था भारत का नेपोलियन जिसे कहा जाता है, जबकि होना यह चाहिए था कि नेपोलियन बोनापार्ट ने कार्य किए हैं आपके आधुनिक इतिहास में विश्व के, तो होना यह चाहिए था, इतिहास लिखने वालों को यह लिखना चाहिए था कि फ्रांस का समुद्रगुप्त, और यहां पे होना चाहिए था भारत का नेपोलियन नहीं। यहां क्या होना चाहिए था बताइए? यहां होना चाहिए था कि भारत में नेपोलियन बोनापार्ट जैसा कार्य करने वाला कौन सा सम्राट था, तब जाकर के वाक्य होता। हम ये क्यों कहें कि भारत का नेपोलियन? हमें पहले हमारा राजा हुआ ना, समुद्रगुप्त हुआ गुप्त वंश में, ये तो बहुत बाद में हुए हैं नेपोलियन बोनापार्ट। जब फ्रांस की क्रांति हुई है तब नेपोलियन बोनापार्ट की बात आती है। पुष्यमित्र शुंग पतंजलि इनके दरबार में थे, ये ब्राह्मणवादी राजा था। कनिष्का हम जानते हैं सिल्क रूट बना था, सिल्क रूट का एक रूट जो है भारत लाने वाला कनिष्क था। इसकी 2 राजधानी थी, एक मथुरा और एक पेशावर। भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाने वालों में कनिष्क जो है सबसे शुद्ध सिक्का चला रहा है। गुप्त वंश में भी सिक्के चलाए जा रहे हैं। भारत में सोने के सिक्के चलाने का सर्वप्रथम प्रयास हिंद यूनानी शासकों ने किया था। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा करके एक नए साम्राज्य मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो चंदावर के युद्ध 1194 में लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। जयचंद पृथ्वीराज चौहान का भी प्रतिद्वंदी था, लेकिन फाइनली मोहम्मद गौरी ने इसको 1194 में चंदावर के युद्ध में हरा दिया, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध, ये दोनों लड़े गए थे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज थर्ड के द्वारा, जिसको पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता है। कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध बोलते हैं इसको, ये लड़ा गया था किसके किसके बीच? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच, ठीक है। अगला है, क्या आप जानते हैं नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में है? बता सकते हैं? नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड राज्य में है। सिक्किम में कंचनजंगा, जम्मू कश्मीर में काराकोरम, लद्दाख जास्कर श्रेणियां पाई जाती हैं, ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं। फिर उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश में नामदफा पर्वत की चोटी भी है, नेशनल पार्क भी है, ठीक है। अगला देखिए, उकाई सिंचाई परियोजना, ये गुजरात में अवस्थित है, तापी नदी के तट पे बनाया गया है, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, आज जिस नेहरू पे लोग सवाल उठाते हैं या गालियां देते हैं, उसी नेहरू का विजन IIM, IITs और इसरो जैसी संस्थान थी, ठीक है। देखिए कब बन करके तैयार हो गई फाइनली। उससे पहले जो एक विभाग चलता था, उस विभाग को फाइनली अलग तरीके से अंतरिक्ष विभाग को निकाल करके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बना 1969 में। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन थी। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है मनुष्य की? तो तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी होती है। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। सबसे छोटा उड़ने वाला पक्षी कौन है? कीवी है। ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। दैट्स वाई न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को, क्रिकेट प्लेयर्स को हम कीवी प्लेयर्स भी
कहते हैं। सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? क्योंकि सोडियम अत्यधिक क्रियाशील अधातु है और इसको किस में रखा जाता है? केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, क्योंकि उससे ये रिएक्शन नहीं करता है। रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो पिचब्लेंड नामक अयस्क से निकाला जाता है रेडियम। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट। और बॉक्साइट के उत्पादन में उड़ीसा सर्वाधिक है, उड़ीसा का स्थान सर्वाधिक है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जानी जाती है? तो इसमें आपका हाइड्रोजन जो है स्वच्छ ईंधन के रूप में जाना जाता है, और विश्व जो है हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहता है। और भारत भी राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति लेकर के आया है, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, व्हाइट हाइड्रोजन बनाने की बात चल रही है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पेंसिल में किया जाता है? तो ग्रेफाइट का किया जाता है। कालीबंगा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो माना जाता है 2500 बीसी से लेकर के 1500 बीसी तक था, फिर उसके बाद आपका देखने को मिलता है 1500 बीसी से 1000 बीसी तक क्या वैदिक कल्चर को बांटा गया है, ऋग वैदिक कल्चर और लेटर वैदिक कल्चर में। तो आप ये बताइए कालीबंगा किस राज्य में अवस्थित एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्थल है? तो वो है राजस्थान में अवस्थित। गुजरात में कौन सा था? लोथल जो कि बंदरगाह था, धौलावीरा था। फिर पंजाब में रोपण, राजस्थान में कालीबंगा, हरियाणा में राखीगढ़ी। और भारत में स्थित सर्वाधिक लंबी चौड़ी और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्थल राखीगढ़ी हरियाणा में। ठीक है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार के नाम से जाना जाता था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। ठीक है, बिंबिसार के बाद कौन बना? अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद कौन बना? उदयन। उदयन के बाद कौन बना? नागदशक। और फिर नागदशक को खत्म करके एक नए साम्राज्य की स्थापना की गई। ठीक है, उदयन ने ही पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। ठीक है, अजातशत्रु ने अपने पिताजी बिंबिसार की हत्या कर दी थी। दैट्स वाई इसे पितृहंता भी कहते हैं, और इस पूरे साम्राज्य को फादर किलर एम्पिरर भी कहते हैं, पितृहंता साम्राज्य कहते हैं। ठीक है, अंग महाजनपद हम जानते हैं 16 महाजनपद अंगुत्तर निकाय में देखने को मिलता है। अंगुत्तर निकाय एक किताब है, उसमें 16 महाजनपद का वर्णन है, और उसमें अंग महाजनपद, ये अंग महाजनपद बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का एक पूरा छोटा सा पोर्शन कहलाता था अंग, और उसकी राजधानी थी चंपा। तो आज के इस एपिसोड में यहीं तक। उम्मीद है आज की सीरीज, आज का ये भयानक, भयावह, खूबसूरत जो भी आप कह ले, एक बेहतरीन सेशन देने का प्रयास किया है मैंने। एक क्वेश्चन के साथ मल्टीपल क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। ऐसा अप्रोच रखिए और देखते रहिए एग्जाम 30, क्योंकि हम आपके साथ बने हुए हैं लगातार, सिर्फ फैक्ट नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट, क्योंकि तभी डिलीवरी आप कर सकेंगे जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपका। ठीक है, देखते रहिए एग्जाम 30। जय हिंद।